गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आपको पिछले लेक्चर में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बताए थे। तो चलिए आज का मेरा टॉपिक है फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आज ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का तीसरा ये प्रॉपर्टी है जिसका नाम है फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक जिसको हिंदी में बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे? हिमांक। तो चलिए सबसे पहले हिमांक हम लोग पढ़ लेते हैं। आज हिमांक है क्या, हिमांक होता है क्या। सबसे पहले ये देखना है हिमांक। हिमांक हिमांक का मतलब होता है जमना। इसको इंग्लिश में फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। तो ये हिमांक होता है क्या, इसके बारे में समझेंगे हम लोग। तो यहां पर चलिए थोड़ा सा इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो देखते हैं डेफिनेशन में क्या होता है। कहता है वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई भी द्रव पदार्थ ठोस अवस्था में बदल जाता है हिमांक कहलाता है। तो लिखेंगे यहां हिमांक का डेफिनेशन, वैसे वह न्यूनतम तापमान, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव पदार्थ ठोस में जिस पर कोई द्रव पदार्थ ठोस में बदल जाता हो हिमांक कहलाता है। हिमांक कहलाता है। ठीक है जी। वह न्यूनतम तापमान, वह कम से कम तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ किसमें बदल जाए, ठोस अवस्था में बदल जाए या ठोस में बदल जाता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। क्लियर बात तो समझ में आ गया। वैसे न्यूनतम तापमान जिस पर कोई द्रव अवस्था में जो पदार्थ होता है वो किसमें बदल जाए, तो आपका ठोस में बदल जाता हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? हिमांक कहते हैं। समझे? हिमांक किसको कहते हैं? ठोस अवस्था में जो बदल जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए एग्जाम्पल में अगर लेते हैं तो यहां पर वाटर है, मतलब पानी है। पानी जो है यहां पर द्रव अवस्था में है। क्या है? द्रव अवस्था में है। पानी जो है किसमें बदल गया? ये भी जो है पानी ही है एक तरह से देखा जाए, लेकिन ये आइस में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया? आइस में। आइस का मतलब होता है बर्फ। ये बर्फ में कन्वर्ट हो गया और ये ठोस अवस्था में बदल गया। ठीक है जी। और ये जो होता है ये दोनों रिवर्सिबल होता है, एक दूसरे का क्या होता है? रिवर्सिबल। पानी से आप बर्फ बना सकते हैं, अब बर्फ से पानी बना सकते हैं, ये रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल होता है, उत्क्रमणीय होता है। हिंदी में उत्क्रमणीय होता है, उत्क्रमणीय होता है। ठीक है जी, समझे? पानी से आइस में, आइस से पानी में। तो वैसे तापमान या जिस तापमान पर कोई द्रव पदार्थ ठोस में बदल जाता हो हिमांक कहलाता है। क्लियर बात समझ में आ गया? समझे? यहां पर जो तापमान लेना है आपको, यहां पर जो तापमान होगा, टेम्परेचर होगा, तापमान होगा,
तापमान यहाँ पर कितना डिग्री लेना है, तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में लेना है और केल्विन में भी लेना है। अगर डिग्री सेल्सियस की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस लेना है। कितना डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में लेना है तो 273 केल्विन लेना है। यदि दाब की बात किया जाए तो दाब में अगर बात किया जाए प्रेशर में, तो इसका प्रेशर कितना रहेगा, दाब कितना रहेगा, दाब, तो यहाँ पर दाब जो होना चाहिए, दाब को इंग्लिश में प्रेशर कहते हैं, प्रेशर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब पी जो होना चाहिए यहाँ पर, पी जो होना चाहिए 1 एटीएम होना चाहिए, एक वायुमंडलीय दाब। कितना, एक वायुमंडलीय दाब, ठीक है जी, 1 एटीएम होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। क्लियर बात आपको समझ में आ रहा है कि वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ ठोस में बदल जाता हो हिमांक कहलाता है। हिमांक में फॉर एग्जांपल अगर लेते हैं पानी, तो पानी जो है रिवर्सिबल होता है, दोनों तरफ से क्रिया करता है। पानी से आप ठोस में बदल सकते हैं, ठोस से आप फिर से पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें तापमान होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस, और या तो फिर केल्विन में 273 केल्विन, या प्रेशर इसका होना चाहिए 1 एटीएम दाब। ठीक है जी, याद रहे, याद रहे, ठीक है जी, याद रहे। यदि टेम्परेचर 273 केल्विन से ज्यादा होगा, यदि टेम्परेचर 273 केल्विन से ज्यादा हो गया, सुनो मेरी बात, यदि टेम्परेचर यदि टेम्परेचर यदि टेम्परेचर टेम्परेचर 273 केल्विन से ज्यादा होगा, तो याद रखना वो पदार्थ जो है हीटिंग करने पर हो रहा है, गर्म करने पर हो रहा है, हीट होगा, हीटिंग होगा, गर्म होगा, क्या होगा, गर्म होगा। 273 केल्विन से अगर ज्यादा अगर हो गया टेम्परेचर, तो वो पदार्थ गर्म होगा, और गर्म होने के बाद गर्म होने पर वो रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और गर्म जैसी होगा तो वो द्रव अवस्था में बदलेगा। किसमें होगा, द्रव अवस्था में बदलेगा, वो लिक्विड के फॉर्म में बदलेगा, और लिक्विड के फॉर्म में जैसे ही बदलेगा हुआ, तो याद रखना ये रिएक्शन जो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। कौन सा डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है जी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, अग्र अभिक्रिया के रूप में आगे की ओर बढ़ेगा, अग्र अभिक्रिया या अग्र दिशा में जाएगा। कौन सा दिशा में जाएगा, तो अग्र दिशा में जाएगा वो अभिक्रिया, समझे। यदि टेम्परेचर जो है 273 केल्विन से ज्यादा हो गया, तो वो समझ लो कि गर्म हो रहा है, और गर्म होने के बाद वो जो ठोस पदार्थ में अवस्था है वो द्रव में बदल रहा है, और ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। कौन सा डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यदि टेम्परेचर, फिर से बोल रहे हैं, यदि टेम्परेचर अगर लेस देन 273 केल्विन, तो ये कूलिंग होगा। क्या होगा, कूलिंग होगा, कूलिंग होगा मतलब ठंडा होगा, ठीक है, ठंडा होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ठंडा होगा, और ठंडा होगा तो ये आपका ठोस अवस्था में बदलेगा, और ठोस अवस्था में बदलेगा जिसको बोलते हैं सॉलिड, सॉलिड के रूप में बदलेगा, और ये डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन जाएगा। क्या जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, पश्च अभिक्रिया के पश्च दिशा में होगा, पश्च दिशा में होगा ये, ठीक है जी। अब यहां पर समझने की कोशिश करना है, ये पानी जो है, पानी को गर्म करेंगे, पानी को ठंडा करेंगे तो आइस में बदलेगा, तो ये कूलिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, कूलिंग हो रहा है, ठंडा हो रहा है, और ये आइस से फिर पानी में आ रहा है तो ये हॉट हो रहा है, गर्म हो रहा है, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और ये क्या हो जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा। याद रखना, सबका हिंदी मैंने लिख दिया है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। क्लियर है, सारी बात समझ में आ रहा है, सबको क्लियर है, ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चे। चलिए तो आगे हम लोग बढ़े।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो आपका आता है यहाँ पर एक हिमांक का अवनमन। क्या आता है बाबू? हिमांक का अवनमन। तो हिमांक का अवनमन होता है क्या, ये समझना है। हिमांक का अवनमन, तो अब आपका जो टॉपिक है आपका हिमांक का अवनमन, ठीक है जी। हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको जो डिनोट करते हैं डेल्टा टीएफ से, डेल्टा टीएफ से, ठीक है जी। तो हिमांक का अवनमन क्या होता है ये ध्यान देना है। कहता है जब किसी शुद्ध विलायक में कोई आवासशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो उसके हिमांक में कमी आ जाता है। जब किसी शुद्ध विलायक में, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई आवासशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है कोई आवासशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तब उसके हिमांक में, तब उसके हिमांक में कमी आ जाता है। कहता है जब किसी शुद्ध विलायक में कोई आवासशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तब उसके हिमांक में क्या होता है, तब उसके हिमांक में कमी आ जाता है। तब उसके हिमांक में क्या आ जाता है? कमी आ जाता है। तो उसके हिमांक में जो कमी आता है उस कमी को ही हिमांक का अवनमन कहते हैं। तो हिमांक में कमी आ जाता है तथा जो हिमांक में कमी होता है तथा जो हिमांक में कमी होता है उसे हिमांक का अवनमन कहते हैं, अवनमन कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे? हिमांक का अवनमन कहते हैं। क्लियर बात समझ में आ गया? तो उसे हिमांक का क्या कहेंगे? अवनमन कहेंगे। ये थ्योरी जो है तीसरा प्रॉपर्टी है, यहीं से स्टार्ट होता है। उसको पढ़ने से पहले हमको हिमांक पढ़ना था, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? हिमांक में, सॉरी तीसरा है ना ये, हिमांक में अवनमन कहते हैं। अब देखो जब कोई विलायक है, मान लो मैंने कंटेनर लिया, विलायक भर दिया, अब कोई आवासशील विलेय मन चीनी मिला दिया। अब चीनी मिला देंगे तो जो और जमने वाला है, जैसे मान लो ठंडा पानी, ठीक है, ठंडा पानी एक ठंडा हो रहा था, उसमें एक लोटा अलग से पानी ऊपर से डाल दिए, तो उसको ठंडा होने में तो टाइम लगेगा, फिर से ठंडा होने में, फिर से बर्फ जमने में तो टाइम लगेगा ही लगेगा। तो जो कमी आ गया उसमें, हिमांक में जो कमी आ गया उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? हिमांक का अवनमन कहते हैं। हिमांक में जो कमी आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? हिमांक का अवनमन कहते हैं। ठीक है जी। इसे प्रायः डेल्टा एफ द्वारा सूचित किया जाता है। इसे प्रायः डेल्टा टीएफ द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है जी। अब इसको एक ग्राफ के माध्यम से हम लोग समझेंगे।
ग्राफ के माध्यम से समझ जाएंगे तो क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ग्राफ के माध्यम से इसको समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ग्राफ में देखते हैं क्या है, एक तरफ टेम्परेचर है, दूसरी तरफ वेपर प्रेशर है। एक तरफ अगर टेम्परेचर लेते हैं, एक तरफ क्या लेते हैं टेम्परेचर और दूसरे तरफ क्या लेते हैं वेपर प्रेशर, तो इसका जो ग्राफ बनेगा किस तरीके से बनेगा वो ध्यान दीजिएगा। इसका जो ग्राफ बनेगा किस तरीके से बनेगा वो ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी, मान लीजिए मैंने ऐसा खींच दिया, चलिए इसको और मोटा में हम लोग कर देते हैं। ठीक है, चलो रहने दो, इसको ऐसे खींच दिया मैंने, ऐसा मैंने खींच दिया। यहां पर लिखते हैं वेपर प्रेशर, इधर लिखते हैं टेम्परेचर, तापमान, इसको लिखते हैं दाब। अब क्या हो गया कि मैंने लिया क्या, जब किसी शुद्ध विलायक में, विलायक पहले लेते हैं। अब अच्छा एक बात बताओ, यहाँ 1 एटीएम है, यहाँ क्या है 1 एटीएम पर है। जैसे मान लीजिए मैंने यहां से लिया एक विलायक इस तरीके से, ये विलायक है, ठीक है। विलायक लिए, विलायक में मैंने पानी लिया, पानी को ठंडा करते गए, ठंडा करते गए, तो एक समय यहां कंडीशन आएगा कि यहां पर सॉलिड और लिक्विड दोनों बनेगा। देखो एक बोतल पानी फ्रिज में रख दो, तो जैसे पानी फ्रिज को में रखेंगे तो पानी रखते ही जम नहीं जाएगा, कुछ टाइम लगेगा। तो वो टाइम लगेगा तो कुछ टाइम के बाद देखेगा उस बोतल में पानी जो होता है वो आधा बर्फ में जमा रहेगा और आधा पानी ही रहेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जो लिक्विड भी होगा और सॉलिड भी होगा। तो इसका जो ग्राफ नीचे की ओर हम खींचते हैं इस तरीके से मेंशन कर लेते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से मेंशन कर लेते हैं इसको, और इसको भी मेंशन हम लोग कर लेते हैं। क्लियर बात समझ में आया? इस तरीके से मेंशन कर लिए, दोनों को मेंशन हम लोग कर लेते हैं। अब देखो यहां से, अब ये विलायक है, फिर मैंने क्या लिया बिलियन लिया, फिर मैंने क्या लिया बिलियन लिया। अब विलायक है और दूसरा क्या है बिलियन है, इसको आगे की ओर आप बढ़ा सकते हैं इस तरीके से ऐसा। ठीक है, अब फिर मैंने दूसरा लिया, फिर लिया मैंने बिलियन, क्या ले लिया बिलियन, फिर मैंने क्या लिया बिलियन। ठीक है जी, सॉरी इसको यहां से नहीं, फिर मैंने क्या लिया बिलियन, इसको ऐसे कर लो। अब देखो यहां पर ध्यान रहे, यहां पर ये जो आपका ध्यान रहेगा इन दोनों में जो अंतर आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जो यहां से इस असर के नीचे आ जाएगा ग्राफ, और एक टाइम फिर आएगा ये कूलिंग होगा तो यहां भी सॉलिड और लिक्विड होगा, लेकिन यहां पर क्या होगा प्योर लिक्विड आ जाएगा। अब इसका जो ग्राफ लेते हैं, इसका जो ग्राफ लेते हैं बुआ वो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से हम भी बढ़ा लेते हैं, इस तरीके से इसको भी कर लेते हैं, और यहां से इसको ऐसे भी खींच लेते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से मैंने खींच लिया, जहां जहां यहाँ पर लग रहा है आपको, यहां से इसको भी मिला लिया, और ये ऐसा है, ये ऐसा है, यहां से इसको भी मिला लिए और इसको मिला लिए। तो बताइए इन दोनों के बीच में पहले ये क्या था, ये था आपका शुद्ध विलायक था, और ये क्या आपका था, ये आपका प्योर बिलियन था। ये आपका क्या है बिलियन है। ठीक है, ये आपका क्या है बिलियन है, ये आपका क्या है बिलियन है। तो ये आपका बिलियन है और वो क्या है विलायक है, तो ये आपका बिलियन है और दूसरा क्या है विलायक है। तो अब इन दोनों में बात अगर कर लिया जाए, इन दोनों में बात अगर करें तो इसके
और इसके इसके बीच का जो अंतर होता है इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे बुआ? इसको बोलते हैं टी एफ नॉट, और इसको क्या बोलेंगे? टी एफ। इन दोनों के बीच के अंतर को हम लोग बोलते हैं डेल्टा टी एफ। क्या बोलते हैं? डेल्टा टी एफ। अब बताइएगा, हिमांक में अवनमन अगर पूछता है, अवनमन अगर पूछेगा तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू होता है, इसका ज्यादा है क्योंकि ये पहले जमेगा, ये देरी से जमेगा तो इसका ज्यादा है, तो इसको पहले लिखेंगे टी एफ नॉट और माइनस क्या लिखेंगे? टी एफ। तो इन दोनों के अंतर को ही हम लोग जो है हिमांक में अवनमन कहते हैं। इन दोनों के अंतर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हिमांक में अवनमन कहते हैं। क्लियर बात समझ में आ गया? इन दोनों के अंतर को ही हम लोग क्या बोलेंगे? हिमांक में अवनमन कहते हैं। क्लियर? ग्राफ से समझ में आ गया है कि डेल्टा टी एफ बराबर होता है टी एफ नॉट माइनस टी एफ। यही आपका क्या है? हिमांक में अवनमन। ठीक है, हिमांक में अवनमन। क्लियर है? जल्दी से छाप लो, जल्दी छाप लो। हिमांक में अवनमन आपको क्लियर समझ में आ रहा है? चलिए जल्दी से इसको छाप लीजिए। अब सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? अब नीचे हम लोग लिखेंगे हिमांक के अवनमन से संबंधित राउल के नियम। अब हम लोग क्या देखेंगे? हिमांक के अवनमन से संबंधित राउल के नियम। हिमांक के अवनमन से संबंधित राउल्स के नियम। हिमांक के अवनमन से संबंध राउल्स के नियम। ठीक है, हिमांक के अवनमन से संबंध राउल्स के नियम। इसमें क्या होता है? राउल्स के नियमानुसार, राउल्स के नियमानुसार, ठीक है जी, राउल्स के नियमानुसार हिमांक के अवनमन विलयन के मोललता के समानुपाती होता है। ठीक है, इस नियम के अनुसार किसी विलयन का हिमांक, किसी विलयन के हिमांक इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी विलयन का हिमांक, किसी विलयन के हिमांक का अवनमन मोललता के समानुपाती होता है, मोललता के समानुपाती होता है। ठीक है, इस नियम के अनुसार किसी विलयन का हिमांक, किसी विलयन का हिमांक का अवनमन मोललता के समानुपाती होता है। अर्थात राउल्स के अनुसार, राउल्स के अनुसार जो डेल्टा टी एफ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। डेल्टा टी एफ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम, क्योंकि जो है किसी विलयन का हिमांक जो होता है किसके समानुपाती हो रहा है? तो मोललता के समानुपाती होता है। अब जरा बात कर लेते हैं, मोललता के जैसी समानुपाती बोलेगा तो यहां पर हम लोग क्या देखेंगे? यहां पर हम लोग क्या देखेंगे कि डेल्टा
TF बराबर समानुपाती हटेगा तो कोई कांस्टेंट लगेगा, तो डेल्टा TF बराबर होगा KF इंटू में M। ठीक है जी, KF इंटू में M, जहां 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 डेल्टा TF क्या है, हिमांक का अवनमन, और KF क्या है, KF क्या है, मोलल हिमांक अवनमन, मोलल हिमांक स्थिरांक, स्थिरांक है, और यम क्या है, मोललता है। यम क्या है, मोललता है। तो इस तरीके से यम का भी मान मोललता आ गया। अब नीचे पॉइंट आता है कि यदि मोललता मतलब m बराबर 1, यदि मोललता m बराबर 1 हो जाए तो क्या होगा, तो हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन मोलल हिमांक स्थिरांक के बराबर हो जाता है। हिमांक का अवनमन मोलल हिमांक अवनमन के बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, समझे, बात समझ में आ गया, मोलल हिमांक के अवनमन के बराबर हो जाता है। अब डेल्टा TF बराबर KF इंटू में M, जहां M बराबर कितना मान लेते हैं 1, तो डेल्टा TF इक्वल टू क्या होगा, KF होगा। डेल्टा TF इक्वल टू क्या हो जाएगा, KF। यहां तक किसी की दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़े। अब देखिएगा, अब आपसे पूछ लेगा क्या, अब आपसे यही पूछता है, क्या पूछेगा कि KF की मात्रा की गणना करें। आपसे पूछेगा KF की मात्रा की गणना करें, कैलकुलेशन KF की मात्रक की गणना, KF की मात्रक की गणना। ठीक है जी, KF की मात्रक की गणना। अब देखिएगा KF की मात्रक की गणना, छोटा हो गया ना, KF की मात्रक की गणना कैसे करते हैं वो ध्यान दीजिएगा। अब देखो KF हम जानते हैं, क्या जानते हैं, डेल्टा TF बराबर KF इंटू में मोलल जो है मोललता। अब यहां से KF निकालेंगे तो डेल्टा TF और y में M। अब जानते हैं इसका मात्रक जो होता है तापमान होता है, तो इसका तापमान का मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है, केल्विन। और इसका होता है मोल पर केजी, मोल पर केजी। ठीक है जी। अब केल्विन को के से डिनोट करेंगे, अब मोल को मोल ही लिखेंगे और केजी को केजी। अब ये ऊपर भेज दो तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बाबू, केल्विन केजी मोल इनवर्स, केल्विन केजी मोल इनवर्स। इसी को या में करके डिग्री सेल्सियस केजी मोल इनवर्स, इस तरीके से
इसका ई मात्रक निकल गया। अब इसमें आपसे पूछेगा क्या, इसमें आपसे पूछेगा कि हिमांक के अवनमन में, हिमांक के अवनमन में आवासशील विलेय, हिमांक के अवनमन में आवासशील विलेय पदार्थों की आणविक अनुभार की गणना करें। ठीक है, इस तरीके से पूछेगा। आपसे क्या पूछेगा वो ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछेगा हिमांक के अवनमन, हिमांक के अवनमन हिमांक के अवनमन, ठीक है जी, हिमांक के अवनमन के अनुसार, ठीक है, आवासशील, आवासशील विलेय पदार्थों की आणविक या अनुभार, अनुभार की गणना करें, अनुभार की गणना करें। इस तरीके से भी पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले ये कि डेल्टा जो टी एफ होता है बराबर होता है के एफ इनटू में क्या होता है, मोलालिटी। यही होता है के एफ इंटू क्या होता है, मोलालिटी। अब यहां से अगर बात कर लेते हैं, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ और इंटू मोलालिटी का क्या फार्मूला होता है, यम का होता है डब्ल्यू बी और गुना में 1000 बाई में, ठीक है, एम बी और इंटू में होता है डब्ल्यू ए इन ग्राम, ये होता है। अब एम के पोजीशन पर, एम के जगह पर इसको जाके पुट कर दो, तो डब्ल्यू बी और गुना में 1000 और बाई में एम बी और इंटू में डब्ल्यू ए। अब क्या होगा, हमें चाहिए एम बी, एम बी चाहिए तो इसको इधर कर दो या तिरछा तिरछी इधर गुना कर दो, डेल्टा टी एफ इंटू एम बी इंटू में डब्ल्यू ए, अब बराबर में क्या होगा के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू में 1000, इस तरीके से। अब जरा बात कर लेते हैं, हमको निकालना है एम बी, तो एम बी इक्वल टू क्या होगा, एम बी इक्वल टू क्या होता है वो ध्यान दीजिएगा, के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू में 1000 और बाई में डेल्टा टी एफ इंटू में डब्ल्यू ए। तो इस तरीके से हमारा एम बी निकल जाता है, इस तरीके से मेरा क्या निकल जाता है एम बी। तो आपसे पूछेगा हिमांक के अवनमन के अनुसार आवासशील विलेय पदार्थों की अनुसार की अनुभार की गणना करें, अनुभार की गणना करें। तो अनुभार की अगर कैलकुलेशन बोलेगा तो इस तरीके से निकालना पड़ेगा। अब देखो यहां पर, जहां ये है क्या, जहां जहां एम बी क्या है, विलेय की अनुभार है, विलेय की अनुभार है, के एफ क्या है, के एफ यहां पर लिख देते हैं हिमांक का स्थिरांक है, डब्ल्यू बी क्या है, विलेय का द्रव्यमान है, डेल्टा टी एफ क्या है, हिमांक का अवनमन है,
और WA क्या है? और WA क्या है? विलायक का द्रव्यमान है, विलायक का द्रव्यमान है। बोलो बात समझ में आ रहा है? विलायक का क्या है? द्रव्यमान है। तो इस तरीके से मैंने सारा चीज को निकाल लिया। बोलो सबको क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्लियर है बच्चे? समझ में आ रहा है? जल्दी से इसे छापिए, जल्दी से उतार लो, जल्दी से इसे उतारो। अब एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल देते हैं, ठीक है जी। एक न्यूमेरिकल लिखिएगा 500 ग्राम, एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में क्या है कि 500 ग्राम जल में 36 ग्राम ग्लूकोज घोला गया है। क्वेश्चन है 500 ग्राम जल में 36 ग्राम ग्लूकोज घोला गया है। 500 ग्राम जल में 36 ग्राम ग्लूकोज घोला गया है, ठीक है जी। 500 ग्राम जल में 36 ग्राम ग्लूकोज घोला गया है। तो इससे बने विलयन का हिमांक ज्ञात करें। तो इससे बने विलयन का हिमांक ज्ञात करें। इससे बने विलयन का हिमांक ज्ञात करें जहां जल के लिए मोलल हिमांक अवनमन, जहां जल के लिए मोलल हिमांक अवनमन मतलब KF बराबर दिया है वैल्यू। KF का वैल्यू जो है बाबू, KF का वैल्यू जो है 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स दिया हुआ है। 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स दिया हुआ है, ठीक है। मोल इनवर्स दिया है। अब सबसे पहला बात है आपको निकालना क्या है। पहले नंबर तो आपको फार्मूला बनाना पड़ेगा। फार्मूला में क्या क्या बना पाएंगे वो ध्यान दीजिएगा। फार्मूला में क्या क्या हम लोग बना पाएंगे वो ध्यान दीजिएगा। MB निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, देखिए MB निकालना है। पहले क्या निकालना है? डेल्टा TF ना, डेल्टा TF निकालना है, क्योंकि आपसे पूछा है इसमें बने विलयन का हिमांक ज्ञात करे। तो दिया है यही इतना बराबर व्हाट है, पहले तो ये निकालना है। 500 ग्राम जल में, ये 500 ग्राम है, तो WA बराबर कितना ग्राम हो गया? 500 ग्राम। अब जल में 36 ग्राम ग्लूकोज है। 36 ग्राम मतलब WB कितना ग्राम है? 36 ग्राम। अब कौची है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज से क्या निकाल लेंगे? MB। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है जानते हो? C6H12
O6 क्या होता है C6H12O6 ग्लूकोज C6H12O6 C6H12O6 ये ग्लूकोज का है। अब यहां से अगर निकालना चाहेंगे MB तो एक कार्बन का परमाणु भार होता है 12, 6 का 72, ऑक्सीजन का 1 का 16, 16 छक 96 और 12 टोटल जोड़ देंगे तो 180 180 आ गया। अब आपको KF भी दिया हुआ है, KF का मान कितना दिया हुआ है 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स केल्विन केजी मोल इनवर्स ये दिया हुआ है। अब आपको निकाल लेना है, क्या क्या निकालना वो समझने की कोशिश करूं। आपको निकालना है डेल्टा TF, क्या निकालना है डेल्टा TF। तो डेल्टा TF कैसे निकलता है वी नो डेट हम लोग जानते हैं डेल्टा TF इक्वल टू होता है KF इंटू में मोलालिटी, ठीक है जी। और डेल्टा TF इक्वल टू KF मोलालिटी का फॉर्मूला होता है WB गुना में 1000 और बाई में MB और इंटू में WA, ठीक है जी। अब डेल्टा TF इक्वल टू KF आपको पता है कितना है 1.86 और गुना WB पता है 36 और गुना में 1000 और MB पता है 180 और WA पता है कितना है WA 500 ग्राम। 20 कैंसल, काटने के लिए कलर हम चेंज कर रहे हैं 20 कैंसल, 10 से 10 कैंसल, 18 दूनी 36 दो बार। अब तो नहीं कटेगा तो इसको गुना कर दो डेल्टा TF, क्या गुना करेंगे डेल्टा TF इक्वल टू 2 से 2 छक कितना हो गया 12 का 2, 2 8 16, 16 1 17 का 7, 16 1 17 का 7 और 2 इकाई 2 1 3, 3.72 और बटा में 5, ठीक है जी। अब इतना से 3 से भागा देना है, 3 से कितना देना है मैंने 5 से भागा देना 3.72 में, 5 से भागा देना है 3.72 में, ठीक है जी। 3.72 में 5 से भागा देना है। तो आपसे पूछा है अब बताइएगा इसको जैसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा वो ध्यान दीजिएगा। जैसे डिवाइड इसको करेंगे तो 1 0 लगा दो यहाँ 372 और बाई में 500 से भागा दे दो इसको 372 में 0.0 5 7 35, ठीक है जी। कट गया 0 आ गया ये 2 और ये 2 और ये कट गया। अब यहाँ पर 1 0 उतार दो 5 चौक 20, 2000 के लमसम में आएगा, फिर 200 आएगा और 5 चौक 20, ठीक है, फिर 2000 हो जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर 0.744 आ गया, 0. क्या आ गया 744 और डेल्टा ये TF आ गया, क्या आ गया डेल्टा TF कितना आ गया 0.744 केल्विन में आ गया। तो हिमांक का अवनमन पूछा है, हिमांक का बिलियन का हिमांक, अच्छा बिलियन का हिमांक पूछा था, क्या क्या पूछा बताओ तो जरा, एक सेकंड देखने दो तो।
तो बिलियन का हिमांक ज्ञात करना है, हिमांक ज्ञात करना है बिलियन का। तो बिलियन का हिमांक निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बिलियन का हिमांक निकालने के लिए, सॉरी, अंतर कैसे निकलेगा बिलियन का हिमांक? अब आपसे पूछेगा बिलियन का हिमांक निकालना है, तो बराबर क्या होता है जानते हैं आप लोग? डेल्टा टीएफ इक्वल टू होता है टीएफ नॉट माइनस टीएफ। डेल्टा टीएफ बराबर होता है टीएफ नॉट माइनस टीएफ, ठीक है जी, टीएफ नॉट माइनस टीएफ। अब देखो शुद्ध विलायक हो, क्या हो शुद्ध, ये केल्विन में आया बाबू, ये किस में आएगा? केल्विन में। अब आपसे अगर निकालने के लिए कहेगा तो आपको यहां से बिलियन का हिमांक अगर पूछेगा, बिलियन का हिमांक पूछ रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं ना पूछ रहा है कि हिमांक में अवनमन निकाले, नहीं, तो आपको सबसे पहले बिलियन का हिमांक पूछा है, तो यहां पर ईएफ को बिलियन माने थे, देख लो ग्राफ में, इसको क्या माने थे? विलायक। ये आपका हिमांक में अवनमन था, हिमांक में अवनमन था, ये तीन चीज था। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको अगर कह देगा कि बिलियन का हिमांक मतलब हमको टीएफ, यहाँ पर हम लोग जो है इसको बेकार लिख दिए हैं, यहाँ पर टीएफ निकालने के लिए कह देगा, यहाँ पर टीएफ जो है पूछेगा टीएफ इक्वल टू व्हाट, ठीक है जी, मतलब बिलियन का हिमांक पूछेगा, तो यहाँ पर डेल्टा बेकार लगा दिए थे, यहाँ पर बिलियन का हिमांक, तो ये बिलियन ये विलायक हिमांक में अवनमन था। अब आपसे इसका टीएफ का वैल्यू आपको जो है पता नहीं है, तो यहाँ से इसको इधर लेके आ जाओ, इसको इधर लेके आ जाओ, तो बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा? टीएफ इक्वल टू टी नॉट एफ और माइनस में डेल्टा टीएफ, ठीक है जी। अब जानते हैं शुद्ध टी नॉट एफ मतलब शुद्ध रूप में अगर रहेगा, शुद्ध रूप में रहेगा तो उसका जो टेम्परेचर होता है 273 केल्विन होता है, उसका जो टेम्परेचर होता है 273 केल्विन, तो ये शुद्ध रूप में विलायक था तो इसका 273 लेंगे, तो टीएफ इक्वल टू 273 अब माइनस इसका जो वैल्यू लाए हैं, कितना लाए हैं? 0.744, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। अब बताओ अगर काटना चाहते हो तो इसको ऐसे हम करके लिख सकते हैं 0 0 0 अब माइनस 0.744, इसके बाद पॉइंट जितना जीरो आप लगा सकते हैं, इसका मतलब 273 है। अब इधर से रिमाइंडर दे दो तो 10 में से 6 घटा दो 4, सॉरी 10 में से 4 घटा दो 6, अब यहाँ पर कितना बचेगा? 9 में से 4 घटा दो 5, और यहाँ से 9 में से 7 घटा दो 2, और पॉइंट, अब यहाँ पर 2 बचा, यहाँ 7 बचा, यहाँ 2, इतना आ गया कोची केल्विन में। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर बात समझ में आ रहा है? यही आपका 272.256 केल्विन ये आपका आंसर हो गया। क्लियर बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये आपका जो है न्यूमेरिकल का आंसर था, जल्दी से इसे छाप लीजिए और इसके बाद हम यहीं से सेशन समाप्त करते हैं। कल फिर हम चलेंगे प्रासरण दाब की ओर। प्रासरण दाब से न्यूमेरिकल जो है थोड़ा बहुत है, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। न्यूमेरिकल किस तरीके से बनता है आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू आज के लिए। और जो बच्चे 9th क्लास या 10th क्लास में पढ़ना चाहते हैं, जो न्यू सेशन जो है 2026 में एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनके लिए A to Z की तरफ से
फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा नहीं लगेगा। और 10th क्लास के लिए 1 मार्च से जो है 6 बजे से बैच स्टार्ट होगा, 6 से 8 में, तो आके उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपका इसमें सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, आपको मैथ, साइंस जो है, संस्कृत, फिर आर्ट्स, फिर इंग्लिश, जो भी है एवरीथिंग्स, जो भी है आपका सब्जेक्ट, वो सारा का सारा अवेलेबल है, अलग अलग टीचरों के द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो थैंक यू, आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग फिर से बना लेना, एक बार और रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना, ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे, फायदा रहे। तो थैंक यू, कल मिलते हैं, बाय।